प्यारे बच्चों, शुभाशीर्वाद के साथ आपको यह विदित हो या आपको जानकारी है कि आज 1.2 प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी की कक्षा 10 के पाठ को हम हल करके आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप केवल यह देखिए, थोड़ा सा उसी के पाठ के उदाहरण को आप देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा और आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आपके यहां किताब में एक प्रश्न है, एग्जाम्पल 5, उदाहरण 5। एग्जाम्पल 5 यह है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। प्रश्न देखिए आपका ये है, क्या एग्जाम्पल 5 है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर अंक शून्य पर समाप्त होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, आप इस प्रश्न को देखकर, सुनकर, सोचकर घबराइए मत। बहुत आराम से इस प्रश्न का हल आप देखें। देखिए क्या लिखें, हल आपका ये है कि n कोई प्राकृत संख्या है जिस कारण 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी। n कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या है या कोई प्राकृतिक संख्या है जिस कारण n शून्य पर समाप्त होगी। तो उसे 5 से विभाज्य होना चाहिए। n कोई ऐसी संख्या है या n कोई प्राकृतिक संख्या है जिस कारण 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी, तो निश्चित रूप से उसे 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अर्थात 4 के पावर n के अर्थात संख्या 4 के पावर n के अभाज्य
गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जबकि ऐसा संभव नहीं है। n कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिस कारण 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, तो उसे 5 से विभाजित होना चाहिए या 5 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात संख्या 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 4 के पावर n 2 इंटू 2 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही आ सकता है, केवल 2 ही आ सकता है। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह निश्चित करती है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह निश्चित करती है कि 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। इसलिए 4 के पावर n, इसलिए n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी, अर्थात 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो। एक बार आप और ध्यान से देखें, सुने और सोचें। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांचिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। n कोई प्राकृतिक संख्या है जिस कारण 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी। अगर वो शून्य पर समाप्त होगी तो उसे 5 से विभाजित होना चाहिए, अर्थात संख्या 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्यों कि 4 के पावर n में 2 इंटू 2 केवल 2 में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही आ सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह निश्चित करती है कि 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी, अर्थात 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न था, ये आपका आंसर है। अब आप जो है आगे देखें।
स्टेप में 1.2 के उदाहरण के लिए ही मैं इसी प्रकार जितने भी उदाहरण हैं मैं उसे आपको समझाना चाहूंगा। और जानिए आप, जैसे लिखा है एग्जाम्पल 6 में यह लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यह जान लीजिए कि आप बेसिक ज्ञान से ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि प्रश्न बहुत आसान है, आप 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में आपने HCF और LCM निकाला होगा। कल 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करिए। देखिए अब जैसे ये है 6 तो इसका हो जाएगा 2 3 6। ये 20 है तो 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5। देखिए अब वैसे प्राइमरी स्टेज में यह बताया जाता है कि अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो यह देखा जाता है कि कौन सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन होगा वही इसका LCM होगा। जितनी बार कॉमन होगा उतनी बार उसको हम लिखेंगे, वो उसका HCF होगा। जैसे कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे पाई खींच दीजिए, ऐसे पाई खींचिए। अब आप लिखिए HCF। देखिए ये यहां है, ये यहां है, ये काट दीजिए, कितना आएगा 2। अब कोई कॉमन नहीं है तो ये HCF हो गया। अब आप देखिए LCM के लिए यह कहा गया है कि जिसका पावर सबसे ज्यादा हो वो होता है, और HCF के लिए कहा गया जिसका पावर सबसे कम होता है वो होता है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा अभाज्य गुणनखंड है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें जो सबसे अधिक बार आया है उसको आप उतारिए। देखिए यहां 2 बार आया है, एक बार यहां एक बार यहां, तो आप उतार लीजिए। यहां पर 3 यहां एक बार आया है, इसको उतार लीजिए। 5 यहां एक बार आया है, इसको उतार लीजिए। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 7, तो HCF 2 होगा और LCM 7। ये आपका उदाहरण नंबर 6 था आपके किताब का। पेपर सेटर, यूपी बोर्ड, NCERT, CBSE NCERT किस प्रकार के प्रश्न को देगी, किस प्रकार के प्रश्न को नहीं देगी। कोई भी प्रश्न आसान और कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। प्रश्न ये पूछता है कि आपके पास जानकारी कितनी है। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा मार्क्स, 95% के एबव मैं मार्क्स की आपको गारंटी लेता हूं। बशर्ते नमस्ते भारत चैनल पर प्रत्येक सवाल को कक्षा 10 का जो मैं पढ़ा रहा हूं विपिन कुमार श्रीवास्तव, आप उसको देखें, जाने, सोचें, समझें। अब आप देखें, आपके यहां यह दिया है कि एग्जाम्पल 7 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड द्वारा करना है तो पहले 96
लिखिए यहाँ, और यहां लिखिए 400, 404, 404। इसका आपको जो है HCF आप ज्ञात करना है। तो पहले आप देखिए 96, आप इसका खंड करें, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एका 3। अब आप इसको यहां उठा लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब 32 तिया 96। अब आप 404 का खंड करें, 404 का आप खंड करें, ये हो जाएगा 2 एकम 2, अरे 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। बस अब ये आगे नहीं होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 101। अब आपको क्या निकालना है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो आपका स्टैंडर्ड कहता है कि पावर कम होना चाहिए, वो HCF होता है। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं, बिल्कुल आप जूनियर और प्राइमरी स्टेज पे बात करें, जो संख्याएं जितनी बार कॉमन हो, 2। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, तो 2 दूनी 4, इसका HCF हो गया 4। अब आप इसी क्रम में आप जो है, अब आप कल पढ़िएगा, हो सकता है 1-2 सवाल और उदाहरण का बताते हुए आपके प्रश्नावली 1.2 पर मैं आ जाऊं। नमस्ते भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे यह निवेदन है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें